वेलकम टू ऑल। तो आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट में जो हम पहले चैप्टर करेंगे, चैप्टर 5, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इनहेरिटेंस के बारे में, वेरिएशंस के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। Have you ever wondered why an elephant always gives birth only to a baby elephant and not some other animals? Or why a mango seed forms only a mango plant and not any other plant? तो जो फर्स्ट पैरा है इसमें लिखा गया है कि क्या आपको कई बार ये सोच के हैरानी होती है, जो एक एलिफेंट है वो एलिफेंट को ही बर्थ देता है, किसी और एनिमल्स का जो है उससे बर्थ नहीं होता है। जो मैंगो का सीड होता है उससे मैंगो का प्लांट ही बनता है, उससे कोई और प्लांट नहीं बनता है। और आगे है कि आपने देखा होगा या आप कई बार ये सोचते होंगे कि जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग होता है, जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह कई बार सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं पूरी तरह। कई बार जो बच्चे हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है अपने पेरेंट्स से। तो कुछ कैरेक्टर जो हैं वो सिमिलर होते हैं, कुछ कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और नेक्स्ट है, हैव यू एवर वॉन्डर्ड वाई सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या होता है? सिबलिंग्स बोलते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को जो सेम पेरेंट्स से होते हैं, जिनका एक ही पेरेंट्स होते हैं, जिनके पेरेंट्स सेम होते हैं, मतलब ब्रदर और सिस्टर्स को हम सिबलिंग्स बोलते हैं। तो कई बार हम देखते हैं जो सिबलिंग्स होते हैं वो कई बार आपस में काफ़ी सिमिलर भी होते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी होते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हमने देखे, इसके आंसर्स जो हैं वो हमें मिलते हैं जेनेटिक्स में। क्लियर? दीज and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर जो हैं वो हमें मिलते हैं जेनेटिक्स में। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स क्या होती है। जेनेटिक्स, इसके बारे में आपने जो थोड़ा बहुत है 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट deals with the study of inheritance and variations। मतलब जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस की, और हम इसको हेरिडिटी भी बोल सकते हैं, एंड वेरिएशंस की। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर transfer from the parents to the offspring, from one generation to another generation भी बोल सकते हैं आप। जो करेक्टर है वो पेरेंट्स से बच्चों में कैसे जाते हैं, उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं। उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलेंगे, या आप इसको हेरिडिटी भी बोल सकते हैं। क्लियर? और आगे है, अगर आप यहाँ से देखोगे एनसीईआरटी पे हम फोकस करते हैं, तो दिस सब्जेक्ट डेल्ट विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जो इस बुक में जो दी गई है डेफिनेशन, दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोगेनी। तो इनहेरिटेंस क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर जो होते हैं वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, प्रोजेनी में जाते हैं, और इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। और ये जो इनहेरिटेंस है ये हेरिडिटी का बेस बनाती है। क्लियर? ये होगी इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एंड वेरिएशंस, वेरिएशन जो है वो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बता देती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे आपकी क्लास में 20 या 30 स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स ही हैं, बॉयज़ गर्ल्स जो भी हैं, बट वो 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हालांकि जो है सबके आइज़ होती हैं, नोज़ होती हैं, बट सबकी एक अलग आइडेंटिटी है, सारे जो है वो अलग हैं, उनमें डिफरेंस है। तो ये होती हैं वेरिएशंस। जो एक स्पीसीज़ के इंडिविजुअल होते हैं उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं उनको वेरिएशंस बोलते हैं।
तो वेरिएशंस की डेफिनेशन हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। क्लियर। और आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से, वेरिएशन इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो वेरिएशंस क्या होती हैं? वेरिएशंस का मतलब है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो प्रोजेनी है, वो अपने पेरेंट्स से जो उसका डिफरेंस होता है, अपने पेरेंट्स से जो वो डिफरेंट दिखती है, उसको वेरिएशन बोलते हैं। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा जेनेटिक्स क्या होता है, व्हाट इज जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस क्या होता है, और वेरिएशंस क्या होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें ये बताया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं बहुत पहले से ही 8000 to 1000 BC से ही जो हैं वो इस चीज़ का उनको पता था, वो जानते थे कि जो वेरिएशंस हैं उसका जो कॉज है वो कहीं ना कहीं जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है। वो इस बारे में जानते थे। इसीलिए जो पुराने ज़माने में जो पुराने लोग थे, जो हमारे एंसेस्टर थे, वो उन वेरिएशंस का यूज़ करते थे। जो वाइल्ड पॉपुलेशन होता है, जो नेचुरली जो है पॉपुलेशन में जो स्पीसीज़ होती हैं, तो जो हमारे एंसेस्टर थे वो क्या करते थे, जो वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स की जो वाइल्ड पॉपुलेशन थी, मतलब जो कॉमनली प्रेजेंट थी पॉपुलेशन में, उनको वो सिलेक्टिवली चूज़ करते थे, फिर उनको ब्रीड करवाते थे, और उन ऑर्गेनिज्म को जिनमें डिज़ायरेबल करैक्टर होते थे, जो करैक्टर वो चाहते थे, उनको सिलेक्ट करते थे और उनको ब्रीड करवाते थे। तो इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ तो जानते थे इस बारे में। जैसे इन्होंने इस पैरा में एक एग्जांपल दिया है, पंजाब का एक विलेज था जो अब पाकिस्तान में है, साहिवाल, वहाँ पे जो है उन्होंने इसी मेथड का यूज़ करके जो है साहिवाल काऊ का जो है बनाई हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड साहिवाल काऊ इन पंजाब की जो साहिवाल काऊ है उसको हमारे एंसेस्टर ने ऐसे ही आर्टिफिशियल सिलेक्शन से और डोमेस्टिकेशन से वाइल्ड काऊ से उन्होंने साहिवाल काऊ को बनाया था, जो कि एक इंडियन ब्रीड है। We must however recognize that though our ancestors knew about the inheritance of character and variation, they had very little idea about the scientific basis of these phenomena. तो इन सब चीज़ों से हमने ये समझ लिया, हमें ये समझ आता है कि हमारे एंसेस्टर जो थे वो जानते थे कि इनहेरिटेंस होती है, करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, वेरिएशंस भी होती हैं, बट वो ये नहीं जानते थे कि इनके पीछे क्या साइंस है, इसका क्या साइंटिफिक बेस है, वो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स के बारे में आपने 10th में पढ़ा हुआ है। मेंडल्स जो थे उन्होंने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किए थे। मेंडल्स को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। It was during the mid-19th century that headway was made in the understanding of inheritance. तो mid-19th century में जो है इनहेरिटेंस को अंडरस्टैंडिंग के लिए रास्ते खुल गए। ग्रेगर मेंडल्स conducted hybridization experiment on garden pea for 7 years 1856 to 1863 and proposed the laws of inheritance in living organism. तो जो ग्रेगर मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने गार्डन पी पे, जो नॉर्मल पी होते हैं, एडिबल पी होते हैं, जिनको हम खाते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट करवाए। 7 years तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। 1856 से लेके 1863 तक उन्होंने जो है उस पर एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशंस इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। तो मेंडल्स ने जब एक्सपेरिमेंट किए इनहेरिटेंस को लेके, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ कि किसी बायोलॉजिस्ट ने जो है मैथ का यूज़ किया, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया और मैथ का यूज़ किया अपनी फाइंडिंग के लिए।
तो जो अदर साइंटिस्ट थे उनके लिए ये बहुत ही अजीब, बहुत ही अटपटी बात थी कि बायोलॉजी में कोई मैथ का यूज़ क्यों कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। His experiment had a large sampling size which gave greater credibility to the data that he collected. तो क्या हुआ, जो वो एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, तो उनके पास बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग साइज़ था, क्योंकि जो पीस हैं उन पे इजीली काम हो जाता था और बहुत बड़े साइज़ में जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो बनती थी। तो उनके पास लार्ज सैम्पलिंग साइज़ था, जिसकी वजह से उन्होंने जो भी डाटा कलेक्ट किया, जो भी उन्होंने रिज़ल्ट दिए, उसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी थी। आल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फेरेंस from experiments on successive generation of his test plant proved that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas। इसका ये मतलब है कि उन्होंने इतनी सारी, हर बार जो उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने 7 ईयर्स तक, तो उन्होंने जो भी रूल्स दिए इनहेरिटेंस के, वो एक प्रूफ पे आधारित थे। उनके पास उस चीज़ का प्रूफ था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बस ऐसे ही फेक आइडिया लगा दिया, वैसे ही उनके पास उसका मैथमेटिकल लॉजिक और स्टैटिस्टिक्स से उन्होंने वो रिज़ल्ट, इन्फेरेंस मतलब कि वो रिज़ल्ट उन्होंने अपनी कन्फर्मेशन से बनाए। उन्होंने बहुत सारे पी प्लांट पे जो है 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने जो भी रूल्स दिए इनहेरिटेंस के, वो फैक्चुअल नॉलेज पे थे। वो जो है उनके पास उन चीज़ों का प्रूफ था। वो उन्होंने ऐसे ही फेक आइडिया से नहीं बनाए थे कि आइडिया लगा दिया और बना दिया। उनके पास उन चीज़ों के प्रूफ थे। Mendel's investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two opposing traits. मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने बहुत सारे करैक्टर लिए, जैसे कि टू अपोजिंग करैक्टर लिए, जैसे कि अगर एक टॉल लिया तो एक ड्वार्फ लिया, एक येलो सीड लिए तो दूसरे ग्रीन सीड लिए। दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस विच वॉज एक्सपेंडेड ऑन while later scientists to account for all the diverse natural observation and the complexity inherited in them। तो ये जो उन्होंने 7 करैक्टर लिए पी प्लांट में, कंट्रास्टिंग फैक्टर लिए 7, तो इस तरह से उनके पास एक जो रूल उन्होंने बनाए इनहेरिटेंस के लिए, तो उनके पास एक बेसिक फ्रेमवर्क बन गया। और बाद में उस टाइम पे तो मेंडल ने जो भी वर्क किया उसको ज़्यादा जो है वो अनअटेंडेड ही रह गया, इग्नोर किया गया। बट बाद में जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने उस पर दोबारा से काम किया और दोबारा से इसको जो है अच्छी तरह से समझाया। उस टाइम पे तो जो है मेंडल्स के वर्क को इग्नोर किया गया, बट उनकी मौत के काफ़ी सालों के बाद जो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने दोबारा से उनके वर्क को जो है रिसर्च किया, रीडिस्कवरी की और फिर से उस पर वर्क किया। क्लियर? मैंने वैसे NCERT पे फोकस किया है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो NCERT में नहीं हैं और जो आपको पता होनी चाहिए, तो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले कि मेंडल्स ने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया, कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं बता रही हूँ। तो मेंडल्स ने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके कई रीज़न थे। तो वो रीज़न कौन कौन से थे? नंबर 1, पी प्लांट आर रेडिली अवेलेबल ऑन लार्ज स्केल एंड हैज़ बाइसेक्सुअल क्लिस्टियोगैमस फ्लावर। जो पी प्लांट था वो इजीली अवेलेबल हो जाता था बहुत ज़्यादा स्केल पे, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और उनके जो फ्लावर थे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर थे और क्लिस्टियोगैमस क्लोज्ड फ्लावर थे वो। क्लियर? सेकंड, पीज आर सेल्फ पॉलिनेटेड। जो पीज के फ्लावर थे वो सेल्फ पॉलिनेशन होती है उनमें, बट उनमें हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है, ये भी एक रीज़न है। आगे, दीज आर एनुअल प्लांट्स विद शॉर्ट लाइफ साइकिल। ये एनुअल प्लांट था, इसकी जो लाइफ साइकिल थी वो बहुत ही छोटी थी। तो इसका क्या फ़ायदा होता था? सो सेवरल जनरेशन्स कैन बी स्टडीड विद इन अ शॉर्ट पीरियड। तो हम छोटे से पीरियड में ही काफ़ी ज़्यादा जनरेशन्स को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, पी प्लांट कुड बी ईजिली रेज्ड, मेंटेन्ड एंड हैंडल्स। पी प्लांट को हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसीलिए मेंडल ने इसको यूज़ किया क्योंकि पी प्लांट को रेज, मेंटेन और हैंडल करना बहुत ज़्यादा ईजी था। नेक्स्ट, pea plant differ in distinct contrasting characteristics which provide many easily detectable contrasting character। pea plant में बहुत सारे जो है easily detectable contrasting character थे। क्लियर। इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेंडल्स का जो वर्क था, जो एक्सपेरिमेंट थे, वो उस टाइम पे इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हुआ जो उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट। इसके भी कुछ रीज़न थे। इसके क्या रीज़न थे? उस टाइम पे जो डार्विन थे, एक साइंटिस्ट हैं, आपको पता है, उन्होंने जो है नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ पे वो काम कर रहे थे। उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ का जो है आइडिया दिया था। जो डार्विन्स थे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो दी थी और उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ को पब्लिश किया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा साइंटिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई थी। तो सारे जो साइंटिस्ट था उनका जो ध्यान था वो डार्विन की साइड ही था, इसीलिए उन्होंने जो है मेंडल्स को इग्नोर किया, उनके वर्क को जो है अनअटेंडेड ही रहा वो वर्क। ठीक है। और इसका एक और रीज़न था कि उन्होंने मैथ का और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया। तो वो बात भी किसी और साइंटिस्ट को डाइजेस्ट नहीं हुई कि बायोलॉजी में मैथ का कोई काम नहीं है। क्लियर। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से जो है मेंडल्स के वर्क को कोई तवज्जो नहीं मिली, उनको कोई ध्यान नहीं दिया गया उनके वर्क की तरफ को। और उनके मरने के बाद जो है 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है उनके वर्क को आगे बढ़ाया। काफ़ी सालों बाद जो है उनके वर्क को जो है 1900 में रीडिस्कवर किया। और जो वो साइंटिस्ट थे उनके नाम थे ह्यूगो डिवरीज और कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन सेचमैक। तो इन साइंटिस्टों ने दोबारा से जो है मेंडल की डिस्कवरी को रीडिस्कवर किया और उन पे स्टडी की और उनके वर्क को जो है आगे बढ़ाया। क्लियर। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी कि आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। वैसे आपका और मेरा जो फोकस है वो NCERT पे ही है, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और आगे, मेंडल्स कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का मतलब क्या होता है। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का मतलब क्या है? देखो, मान लो आपने टॉल प्लांट लिए, उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई, तो अगली बार हमें सारे के सारे टॉल प्लांट ही मिले, फिर उनकी आपस में कराई, फिर हमें टॉल प्लांट मिले। तो जब हमें 6 to 7 जनरेशन तक जो है टॉल प्लांट ही आए, टॉल ही आए, उनमें कोई भी ड्वार्फ नहीं आया, तो वो हो गया टॉल प्लांट। जो है वो वाला जो टॉल प्लांट है वो प्योर लाइन हो गया टॉल के करैक्टरिस्टिक्स के लिए। वैसे ही ड्वार्फ के लिए, ड्वार्फ में हम ड्वार्फ प्लांट ले लेंगे और उसकी आपस में ही जो है ब्रीडिंग करवाते रहेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते रहेंगे, बट उनमें हर एक जनरेशन में ड्वार्फ ही प्लांट आना चाहिए, उनमें कोई भी टॉल नहीं आना चाहिए। अगर 6 to 7 जनरेशन तक जो है सेम करैक्टर आता है किसी जनरेशन में, उसमें कोई डेविएशन नहीं आती है, तो वो प्योर लाइन होता है। क्लियर। तो इस तरह से उन्होंने मेंडल ने जो पेरेंट्स लिए वो उन्होंने प्योर लाइंस के लिए थे। क्लियर। तो इस चीज़ का ये मतलब है अ ट्रू ब्रीडिंग, ये यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज़ वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब उनमें बार बार जो है सेल्फ पॉलिनेशन करवाई जाएगी और फिर शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, उनमें एक ही करेक्टर, ट्रेट क्या होता है? करेक्टर। स्टेबल होता है उसमें एक करेक्टर, हर बार वही करेक्टर आएगा, उसी की इनहेरिटेंस होगी। अगर टॉल होगा तो टॉल ही आता जाएगा, अगर ड्वार्फ के लिए देख रहे हैं तो ड्वार्फ ही आएगा, या कोई और भी करेक्टर हो सकता है, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, और कई जनरेशन तक वही करेक्टर आएगा, तो इसका मतलब वो प्योर लाइन है उस पर्टिकुलर करेक्टर के लिए। तो मेंडल्स ने जो है सिलेक्ट किए 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़, उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की वेराइटीज़ को सिलेक्ट किया एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन करेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट। उन्होंने हर एक
ट्रेट के लिए एक एक प्लांट लिया। क्लियर। उन्होंने पहले तो एक करैक्टर पे स्टडी की, 1 या 2 करैक्टर पे उन्होंने स्टडी की थी। तो सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट सेलेक्टेड वर, जैसे आपको पता है, एक उन्होंने स्मूथ सीड लिए, उसके अपोजिट उन्होंने रिंकल्ड सीड लिए, येलो सीड लिए, अपोजिट जो है वो ग्रीन सीड है, स्मूथ और इन्फ्लेटेड पोड्स, ग्रीन और येलो पोड्स एंड टॉल और ड्वार्फ प्लांट। तो अब हम आगे जो है डायग्राम से देखेंगे। मेंडल्स ने जो है 14 जो है करैक्टर लिए, 14 जो है पी प्लांट की वैरायटी ली। तो 7A वाले हैं, इस साइड वाले करैक्टर 7A हो गए और 7 जो है A वाले हो गए। तो आपके पास 14 हो गए जो मेंडल्स ने लिए थे। तो अब हम पढ़ते हैं करैक्टर। सबसे पहले यहाँ पे करैक्टर कौन लिया? सीड शेप का। ए वाले जो हैं ये डोमिनेंट ट्रेट हैं और ए वाले जो हैं ये रिसेसिव ट्रेट हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं। तो सीड शेप, राउंड सीड और रिंकर्ड सीड, इसके अपोजिट। ठीक है, ये कंट्रास्टिंग फैक्टर हैं। सीड का कलर, येलो कलर का सीड और ग्रीन। यहाँ पे फ्लावर का कलर, वायलेट कलर का फ्लावर और वाइट कलर का फ्लावर। पॉड शेप, पॉड क्या होता है? पॉड का मतलब होता है फलियाँ। ठीक है, फली जो होती थी, इसमें फुल है तो ये फुल हो गया, इसके अपोजिट हो गया कंस्ट्रिक्टेड जो सिकुड़ी हुई है। पॉड का कलर, ये ग्रीन कलर हो गया और ये वाला येलो कलर। नेक्स्ट करैक्टर है फ्लावर की पोजीशन। यहाँ पे एक्सियल है, देखो ये एक्सियल है, इस ऐसे जो होते हैं वो एक्सियल। तो एक्सियल है फ्लावर की पोजीशन और यहाँ पे जो है टर्मिनल है, देखो। ठीक है, टॉप पे टर्मिनल पोजीशन। और नेक्स्ट है स्टेम की हाइट, ये टॉल है, क्लियर, और ये वाला ड्वार्फ जो है छोटा है। तो ये उन्होंने 7 करैक्टर लिए, ठीक है, जिन पे उन्होंने वर्क किया। तो ये हो गए 14 और इनको जो है आपको लर्न होना चाहिए। कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल्स ने 7 कौन से करैक्टर लिए, उनमें से डोमिनेंट कौन से थे या उनमें से रिसेसिव कौन से हैं। कोई आपको दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ इनमें से डोमिनेंट कौन है या रिसेसिव कौन सा है। तो ये जो करैक्टर हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे कि कौन कौन से करैक्टर लिए, इनमें से डोमिनेंट कौन से हैं और रिसेसिव कौन से हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। और इसके बारे में आप इस टेबल से भी पढ़ सकते हैं। ये टेबल है जो करैक्टर जो है मेंडल ने लिए थे, 7 करैक्टर लिए थे। और कंट्रास्टिंग ट्रेड्स जो कौन कौन से थे कंट्रास्टिंग: टॉल, ड्वार्फ, वायलेट, वाइट, एक्सियल, टर्मिनल, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रक्टेड, ग्रीन, येलो, राउंड, रिंकल्ड, येलो ग्रीन। आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला है वो डोमिनेंट है और जो ये वाला है वो रिसेसिव ट्रेट है, और ये आपको लर्न भी होने चाहिए। और जब मैंने रीड किया था तो हमने एक चीज़ पढ़ी इसमें कि मेंडल्स ने जो है क्रॉस पॉलिनेशन करवाई। तो उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करवाई, तो ये डायग्राम का भी हमें जो है पता होना चाहिए। तो देखो जैसे ये यहाँ पे डायग्राम है, ठीक है, ये जो है वायलेट कलर का फ्लावर है और यहाँ पे वाइट कलर का फ्लावर है। ठीक है, ये जो साइन होता है ये होता है फीमेल के लिए, इसका मतलब होता है फीमेल पेरेंट्स है ये। इसको जो है अब हमें पता है कि ये जो फ्लावर होता है पी का, ये तो बाइसेक्सुअल होता है, इसमें मेल भी होता है फीमेल भी होता है। तो इसको फीमेल प्लांट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, इसमें जो मेल पार्ट था, जो स्टेमन था, उसको रिमूव कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, जो स्टेमन था, मेल पार्ट्स थे, उनको रिमूव कर दिया उन्होंने। देखो, रिमूवल ऑफ एंथस, जो एंथस थे उनको रिमूव कर दिया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। अब ये जो फ्लावर है ये फीमेल फ्लावर की तरह जो है वर्क करेगा। उसके बाद इसको कवर कर देते हैं किसी भी प्लास्टिक की थैली से या कैसे भी करके इसको कवर कर देते हैं ताकि इस पर कंटेमिनेशन ना जाए, ताकि इस पर कोई और जो है इसके ऊपर कोई जो है अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स ना आ जाए, इसके लिए इसको कवर कर देते हैं। उसके बाद ये जो फ्लावर है इसको लिया है एज अ मेल फ्लावर। ये जो साइन है ये मेल का है, मेल पेरेंट का। ठीक है, इसके स्टेमन जो है हम इसके ऊपर यूज़ करना चाहेंगे। ये सिलेक्टेड हैं, जो मेंडल ने सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो जब ये मैच्योर हो गया इसका स्टिग्मा, तो इसके ऊपर जो है हमने
या फिर आप बोल सकते हैं मेंडल ने इसके पॉलन ग्रेन्स को इसके ऊपर ट्रांसफ़र किया, फीमेल के ऊपर ट्रांसफ़र ऑफ पोलन, इसको पॉलिनेशन करवाई, जो हम चाहते थे उस हिसाब से पॉलिनेशन करवाई। और फिर जो नेक्स्ट प्लांट आए वो जो है F1 जनरेशन आ गई हमारे पास। सारे जो है देखो F1 में वायलेट कलर के जो फ्लावर हैं वो आए हैं। इसकी जो डिटेल है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट इसमें आपको ये पता चल गया कि मेंडल ने जो क्रॉस पॉलिनेशन करवाई वो उन्होंने कैसे करवाई। क्लियर? तो मैं अभी के लिए आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं NCERT पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जो CBSE में जो है NCERT से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनसे भी ज़्यादातर NCERT से ही आता है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो मैं उन पे भी फोकस कर रही हूँ कि आपको वो पता हो। तो अभी ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम इसकी डिटेल करेंगे। तो अभी जो भी हमने पढ़ा आप उस को अच्छे से रिवाइज़ कर लें और लर्न कर लें। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं या आपको अच्छा भी लगा है, आपको कंटेंट कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।